एक न्यूज चैनल का मालिक मीडिया कर्मचारी से आकर के बोलता है, जो कि उसके यहाँ पर काम किया करती थी, कि हमारी जो चैनल की टीआरपी है वो दिन रात गिरती जा रही है। तुम मुझे 24 से 48 घंटों के अंदर एक ऐसी न्यूज ला करके दो जो कि हमारे चैनल की टीआरपी को बढ़ा सके। अब दोस्तों, जो मीडिया कर्मचारी थी वो इस न्यूज की जांच पड़ताल में लग जाती है कि उसे वो वायरल न्यूज कहाँ से मिले। तब वो अपने घर पहुंचती है। घर पर उसका भाई उससे कहता है कि देखो, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है, तुम उस मेले में चली जाओ। उस मेले में तुम्हें बहुत से साधु संत महात्मा या बहुत से श्रद्धालु ऐसे दिखेंगे। उनकी तुम्हें ऐसी कहानी स्टोरियां सुनने को मिलेंगी जो कि लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत मिलेंगी और प्रेरणादायक होंगी, हार्ट टचिंग होंगी। कोई ना कोई तुम्हें बंदा ऐसा मिल ही जाएगा। अब दोस्तों, जो मीडिया कर्मी थी वो अपने भाई की बात मानने के बाद में प्रयागराज कुंभ मेले में पहुंचती है। और वहां पहुंचने के बाद में वो देखती है कि एक कुटिया है जिसके बाहर 4 साधु खड़े हैं गेट पर। चारों ने भाला पकड़ रखा है। तो वो उस मीडिया कर्मी को बात विचित्र सी लगती है। जब बात विचित्र सी लगती है तो वो उन साधुओं के पास में पहुंचती है और उनसे बोलती है कि महाराज जी प्रणाम, आप ये भाले लेकर के यहाँ क्या कर रहे हैं और इस गेट के पास में क्या खड़े हो, अंदर कुछ गड़बड़ मामला है क्या? अब वो जो साधु थे, जो कि चौकीदार बने हुए थे उस समय, कहते हैं कि नहीं नहीं, अंदर कोई मामला बिगड़ा हुआ नहीं है। हमारे जो परमेश्वर हैं, हमारे जो मालिक हैं, हमारे जो गुरु जी हैं, वो अंदर भगवान की साधना में लीन हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। हम चारों यहाँ मिलकर के उनका पहरा दे रहे हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अब मीडिया कर्मी को ये बात बड़ी ही विचित्र सी लगती है, क्योंकि आज के जमाने में, कलयुग के जमाने में, कोई व्यक्ति, कोई साधु ऐसे पहरा लगवा करके अंदर कमरे में बैठकर, अंदर कुटिया में बैठ करके भजन ध्यान करे। अब मीडिया कर्मी उन चारों व्यक्तियों से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे भगवान को, तुम्हारे परमेश्वर को, तुम्हारे गुरु को देख सकती हूँ? मैं उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लूंगी, उनकी जांच पड़ताल करूंगी, उनके बारे में जानना चाहूंगी कि वो कहाँ से हैं और तपस्या क्यों करते हैं, तपस्या किसकी करते हैं, तपस्या करने से उनको क्या फायदा है, जिससे जो यहाँ के लोग हैं, देश के, जो वर्ल्ड के लोग हैं, वो जाने कि तपस्या करने से क्या होता है। अब जो चारों बाहर साधु खड़े थे वो मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। दोस्तों, मीडिया कर्मी जो थी वो अंदर चली जाती है। अंदर जैसे ही पहुंचती है तो जो चारों साधु बाहर खड़े थे वो बाहर से दरवाजे को बंद कर लेते हैं। मीडिया कर्मी जब अंदर घुसी तो जो दरवाजा था बंद हो गया था, तो जो कुटिया में अंधेरा सा छा गया। उसने फिर एक लैंप जलाया। लैंप जलाने के बाद जैसे ही उसने उस साधु की, जो कि तपस्या में लीन था, उसकी सूरत देखी, तो सूरत देखने के बाद में वो दंग रह गई। दोस्तों, ये जो साधु तपस्या में विलीन था, ये साधु कोई और नहीं था, बल्कि ये साधु उस मीडिया कर्मी का वही क्लासमेट था जिसे उसने उसकी बेइज्जती करके 4 लोगों के सामने, यानी कि समाज के सामने, समाज के ही लोगों से पिटवा दिया था। जब उसने अपने उस समय के आशिक को देखा तो वो घबरा गई। तब कमरे की जब कुंडी खुली थी, जब लड़की ने अंदर प्रवेश किया था कुटिया में, तो जो साधु थे, जो योग साधना में विलीन थे, वो जाग गए थे। उनकी आंखें खुली और उन्होंने भी जब उस मीडिया कर्मी को, एंकर को देखा, तो उनकी भी आंखें चकाचौंध हो गईं। मीडिया कर्मी अपने उस पुराने आशिक को देख करके कुटिया को छोड़ करके चल देना चाहती थी। उसे अब लगता था कि उस कुटिया में रहना उसके लिए उचित नहीं है। साधु ने जब देखा कि जो लड़की सामने खड़ी है वो लड़की उसकी क्लासमेट्स, यानी कि उसकी प्रेमिका है, तो वो अपनी योग साधना को भंग करता है और वहां से खड़ा होकर के उस मीडिया कर्मी को पकड़ लेता है।
दोस्तों पकड़ने के बाद में जो उस साधु ने उस मीडिया कर्मी के साथ में किया, आप उसे सोच करके, उसे सुन करके दंग रह जाएंगे। आइए देखते हैं आखिर उस मीडिया कर्मी के साथ में उस साधु ने क्या किया इस कहानी के माध्यम से। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कहानी सच्ची और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में अपना नाम और आप कहां से हमारी इस कहानी को सुन रहे हैं ये लिखते नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि हमारी कहानी कहां कहां के लोग देख रहे हैं। दोस्तों बस यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। चलिए कहानी की शुरुआत करता हूं। दोस्तों इस मीडिया कर्मचारी का नाम वैशाली था और ये जो साधु था इसका नाम मनीष था। जब मनीष ने देखा कि उसकी कुटिया में एक पत्रकारिता आई है उसका इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद में उस मीडिया कर्मचारी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा तो मीडिया कर्मचारी वैशाली मनीष से बोलने लगी कि मुझे मनीष तुम छोड़ दो और मुझे यहां से जाने दो। मनीष कहता है कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, क्या तुम भूल गई कि तुमने मेरे साथ में कितना बुरा बर्ताव किया था। दरअसल दोस्तों मनीष और वैशाली जब साथ में पढ़ा करते थे, जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे, उस कॉलेज की सबसे हॉट लड़की अगर कोई थी तो वो थी वैशाली। वैशाली पर उस कॉलेज का हर एक लड़का लाइन दिया करता था। हर कॉलेज का जो लड़का था वो उस पर अपनी जान छिड़कता था, और उन्हीं लड़कों में से एक था मनीष। मनीष भी उसे चाहता था। अब वैशाली ने जब मनीष को देखा तो मनीष को देखने के बाद में वैशाली भी उसे चाहने लगी। धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ने लगा। दोस्तों उन दोनों के प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। अब समय ऐसे ही गुजर गया, लगभग 1 वर्ष का समय गुजर गया। 1 वर्ष के समय गुजरने के बाद में वैशाली और मनीष एक दूसरे के पास में बैठे थे। मनीष वैशाली से कहता है कि वैशाली मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना करके अपने घर ले आकर आना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वैशाली तुरंत मनीष से कहती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूं तो तुमसे शादी भी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त एक ये है कि तुम पहले शादी से मुझे एक सोने का हार ला करके दो, मेरे लिए एक सोने का हार बनवा दो। मनीष कहता है वैशाली से कि वैशाली तुम्हारी ये जो इच्छा है कहीं रखी की रखी न रह जाए। हमारे पास में तुम तो जानती हो इतना पैसा है ही नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए एक सोने का हार कहां से बनवा सकता हूं। वैशाली कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए एक सोने का हार बनवा दो। अगर नहीं बनवा सकते तो मुझे तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। अब जो वैशाली थी इतना कह देती है और इतना कहते हुए वहां से चली जाती है। मनीष जो कि उससे सच्चा प्रेम करता था, अब वो सोचता है कि उसके लिए एक सोने का हार कैसे बनवाया जाए। घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद में उसकी जो नीयत थी वो सारी डगमगा जाती है, सारी बिगड़ जाती है। मां के जितने भी जवाहरात थे सोने चांदी के, उन सभी को वो इकट्ठा करता है और एक सुनार के पास ले जाता है। उन्हें एक डिजाइन में कन्वर्ट करवा देता है, एक नेकलेस बनवा देता है, यानी कि एक सोने का हार बनवा देता है, और उस हार को ले जा करके अपनी प्रेम का वैशाली को थमा देता है। मां जब देखती है कि उसके घर में कोई भी उसकी जो सामग्री थी, जवाहरात थे, वो नहीं है, तो वो क्रोध में आ जाती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा मेरे घर में लगता है चोरी हो गई है, यहाँ मेरे जो आभूषण थे वो एक भी नजर नहीं आ रहा है। मनीष अपनी माँ से कहता है कि माँ ये तुम्हारी गलती है जो तुमने घर में खुले छोड़ दिए, अब तुम कहां से लेके आओगी उन आभूषणों को, तुमने चोरी करवा दी, तुमने वो आभूषणों की देखभाल नहीं की, इसलिए चोरी हो गई। अब इतना सुनने के बाद में माँ थोड़ा सहम जाती है, नर्वस हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आभूषण थे वो उसके पति की निशानी थे, उसके खानदान के निशान थे।
चुपचाप रहती है, कुछ भी नहीं करती। अब दोस्तों समय ऐसे ही और गुजरने लगता है। एक दिन फिर वैशाली और मनीष एक दूसरे के पास बैठे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। मनीष फिर से कह देता है कि वैशाली, हम अब शादी कब कर रहे हैं तुम बताओ। वैशाली कहती है मनीष से कि हम शादी केवल तभी करेंगे जब तुम अपनी माँ को अपने घर से निकाल दोगे। तुम्हारी माँ जो है घर के सामान को भूल जाती है, उल्टी सीधी हरकतों के करती है, मुझे पागल लगती है और मैं एक पागल औरत को अपनी सासू माँ नहीं बना पाऊंगी। तो पहले तुम अपनी उस माँ को मेरे रास्ते से हटाओ, अगर तुम मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर के तुम्हारे घर में आऊं। मनीष जो कि वैशाली से प्यार करता था, अपने घर जाता है और घर जाने के बाद में सोचता है कि माँ को कैसे हटाया जाए। दोस्तों प्यार की खातिर एक लड़का अपनी माँ को ही अपने घर से भगाने की साजिशें रचने लगता है। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद में माँ से कहा, माँ आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर के जाऊंगा जहां कभी तुम आज तक गई नहीं हो। दोस्तों माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों के सामने थोड़ा ना समझदार हो जाते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है। बच्चे जो कहते हैं वैसा ही वो करते रहते हैं। अब जब मनीष ने अपनी माँ से ये कहा कि मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर के जाऊंगा जहां आज तक कोई नहीं गया है, जहां आज तक तुम कभी गई नहीं हो, तो वो अपने बच्चे मनीष की बात मान लेती है और उसके साथ में चल पड़ती है। मनीष अपनी माँ को एक शहर लेकर के जाता है, उस शहर से दूसरे शहर में, और एक विधवा आश्रम में ले जाकर के छोड़ देता है। उसने पहले ही विधवा आश्रम के जो भी कर्मचारी थे उनसे सेटिंग कर ली थी कि मेरी माँ है और यहाँ विधवा आश्रम में रहेगी, उसे पता नहीं होना चाहिए, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये विधवा आश्रम है और मैं उसे यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। अब विधवा आश्रम में अपनी माँ को छोड़ आता है और वहां से आने के बाद में अपनी उस मासूका के पास, वैशाली के पास में आकर के कहता है कि देखो मैंने अब तुम्हारे रास्ते की जो कांटा थी मेरी माँ, उसे भी मैंने अब विधवा आश्रम छोड़ दिया है, अब तुम मुझसे शादी कर सकती हो या नहीं। वैशाली कहती है कि बिल्कुल मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, जो तुमने अपनी माँ को मेरे रास्ते से हटा दिया, लेकिन शादी का एक समय आने दो, पहले मुझे और पढ़ लेने दो। मैं पढ़ लिख करके एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और जब मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी तब तुमसे शादी करूंगी। मनीष कहता है वैशाली से कि ठीक है, तुम एक्ट्रेस बनो, एक्ट्रेस बनने में मैं तुम्हारी भूमिका निभाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दोस्तों अब धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता है। अब ये जो वैशाली थी, इसे एक्ट्रेस बनने के लिए थोड़ा पैसों का इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन उसके पास में पैसे थे नहीं। तो वो मनीष से जाकर के बोलती है कि देखो मनीष, मेरे पास में पैसे नहीं है और मुझे एक्ट्रेस बनने के लिए लगभग 5 से 6 लाख रुपए लगेंगे। तो मनीष कहता है कि तुम्हें बस 6 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन मेरे पास तो है नहीं, मैं कहां से इंतजाम करूं। वैशाली कहती है कि देखो बुरा मत मानना, तुम्हारा एक घर है, तुम उस घर को बेच दो और घर को बेचने के बाद जितना भी पैसा आए उसे मुझे दे दो, जब शादी हो जाएगी तो वो घर मेरा ही तो है। अब जो मनीष था वो बहक जाता है और अपने उस घर को बेच देता है और उसे अपनी मासूका को 6 लाख रुपए दे देता है। दोस्तों 6 लाख रुपयों को लेकर के जो वैशाली थी वहां से उस शहर को छोड़ करके मुंबई पहुंच जाती है और मुंबई में एक्ट्रेस बनने के ख्वाब देखने लगती है, लेकिन दोस्तों वो एक्ट्रेस नहीं बन पाती है। मनीष जब देखता है कि वो एक्ट्रेस नहीं बन पा रही है तो वो उससे कहता है कि देखो तुम्हारे नसीब में शायद एक्ट्रेस बनना नहीं है, तुम यहां से चलो, हम दोनों घर पर चल करके अच्छी अच्छी तरह से खुशी खुशी राजी से अपनी जिंदगी को जिएंगे, जो मैं कमाऊंगा तुम उसमें खुश रहना। वैशाली मनीष से कहती है कि नहीं, मैं एक्ट्रेस बनकर ही जाऊंगी और तुम यहां से चली जाओ। मनीष इतना सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है, कहता है कि मैं यहां से क्यों चले जाऊं, तुम तो मुझे अपना पति मान चुकी हो, मैं यहां से कैसे चले जाऊं। वैशाली कहती है कि अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, तुम्हें जेल में गिरफ्तार करवा दूंगी, मैं तुम्हें पुलिस से गिरफ्तार करवा दूंगी, जेल की हवा खिला दूंगी। मनीष इतना सुनने के बाद में सुन्न हो गया
उसने जो अब तक इमेजिन किया था वो इमेजिन धरा का धरा रह गया। उसने जो ख्वाब बुने थे वो ख्वाब चंद मिनटों में, चंद सेकंड में ताश के पत्तों के महल की तरह बहक गए, भटक गए। दोस्तों, मनीष इतना सुनता है तो वो अपनी होने वाली मासूका जो उस वैशाली से कहता है कि वैशाली, क्या तुमने मुझसे इतना ही प्यार किया था, फिर तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई थी? वैशाली मनीष से कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में केवल इसीलिए आई थी क्योंकि तुम्हारे पास में उस समय बहुत पैसा था, लेकिन आज तुम्हारे पास में फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम आज मेरे पैर की धूल की बराबर भी नहीं हो। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद में मनीष की आंखों से आंसुओं का झरना टपक पड़ता है। वो तुरंत मुंबई शहर को छोड़ करके अपने गांव आ जाता है और गांव में सोचने पर, समझने पर विवश हो जाता है कि उसने एक लड़की के चक्कर में अपनी माता को विधवा आश्रम में भेज दिया, अपने घर को बेच दिया, अपने खानदानी आभूषणों को बेच दिया। अब वो दिन रात सोचता रहता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। दोस्तों, अपनी मासूका से धोखा मिलने के बाद में वो सबसे पहले विधवा आश्रम जाता है और विधवा आश्रम में जाने के बाद में अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है। कहता है कि माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ तो दोस्तों माँ होती है, अपने बेटे मनीष को अपने सीने से लगा लेती है और उससे कहती है कि बेटा, मुझे पता था कि तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। माँ कहती है कि बेटा, जो बेटी अपने बाप की नहीं हुई वो तुम्हारी क्या होगी, मैं ये जानती थी। माँ से माफी मांगता है और उसे विधवा आश्रम से अपने घर ले आता है। दोस्तों, घर ले आने के बाद में अपनी माँ की खूब सेवा करता है और माँ की सेवा करते करते एक दिन जो उसकी माँ थी वो चल बसती। दोस्तों, माँ गुजर जाती है तो माँ के गुजरने के बाद में ये संन्यास धारण कर लेता है और एक सन्यासी बन जाता है। सन्यास धारण करके जब सन्यासी बन जाता है तो हिमालय पर्वत की पहाड़ियों में चला जाता है, वहां पर अपना भजन ध्यान करता है। इधर जो वैशाली थी, ये एक्ट्रेस तो बन नहीं पाती, लेकिन इसकी जो पढ़ाई पूरी हो गई थी उसके दम पर ये न्यूज चैनलों में आ जाती है और एक एंकर, एक मीडिया कर्मी बन जाती है और अपना गुजारा करती है। समय ऐसे ही गुजर जाता है, लगभग 7 साल गुजर जाते हैं। दोस्तों, 7 साल गुजरने के बाद में कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में 2025 में। मनीष साधु के भेष में, साधु बनकर के उस मेले में पहुंचता है अपने 4 संतों के साथ में और कुंभ के मेले का आनंद उठाता है। इधर एक दिन मीडिया कर्मी से उसका बॉस आकर के बोलता है कि देखो, हमारे चैनल की टीआरपी गिरती जा रही है, तुम एक ऐसी वायरल न्यूज ला करके दो जो हमारे चैनल की टीआरपी को बढ़ा दे। तो वो अपने घर जाती है तो उसका भाई उससे कहता है कि तुम कुंभ के मेले में चले जाओ, वहां बहुत से साधु महात्मा आए होंगे जो तुम्हें एक ऐसी कहानी दे सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हारे चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी। वैशाली कुंभ के मेले में पहुंचती है और कुंभ के मेले में पहुंचने के बाद में वो उसी अपने बॉयफ्रेंड यानी कि मनीष के कुटिया में पहुंच जाती है और मनीष की कुटिया में पहुंच करके उसका इंटरव्यू लेने की बातें करती है। लेकिन दोस्तों, जब वो कुटिया में पहुंची, जब उसने मनीष को देखा तो मनीष को देखने के बाद में उसकी आंखें भर आई और वो तुरंत उस कुटिया को छोड़ने की कोशिश करने लगी। जब मनीष ने कुटिया में देखा कि उसकी जो मासूका है, वैशाली है, आई है, तो वो अपने योग साधना को भंग करता है और उस अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि कहाँ बसकर चली जाओगी तुम मुझसे, मैं आज तुमको इस जगह से छोड़कर नहीं जाने दूंगा। आज तुम मुझे अकेले में बहुत दिनों के बाद मिली हो, आज मैं तुमसे अपने किए अपमान का, अपने हुए अपमान का बदला लेकर के रहूंगा। दोस्तों, मीडिया कर्मी शांत खड़ी हो जाती है और वो उसके पैरों में गिर पड़ती है और कहती है कि मनीष, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, वो अपने एक एक पापों को गिनती है कि उसने क्या क्या किया था और मनीष से कहती है कि देखो, मुझे तुम माफ कर दो, मैं तुम्हारे जो आभूषण थे उन्हें दिलवा दूंगी, तुम्हारी जो जमीन थी उसे उसके पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे अभी यहां से जाने दो। मनीष कहता है कि तुम मुझे मेरी मां लाके दे सकती हो, तुम्हारी वजह से मेरी मां 2 महीनों तक विधवा आश्रम रही, क्या तुम मुझे माँ का वो
सम्मान ला करके दे सकती हो। मीडिया कर्मी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं लेके ला के दे सकती हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। दोस्तों, मनीष मीडिया कर्मी को माफ कर देता है क्योंकि वो एक साधु बन चुका था और साधु का जो कर्तव्य होता है लोगों की हिफाजत करना, ना कि लोगों को दुख पहुंचाना। और वो एंकर से कहता है कि देखो, मैं चाहता तो जब तुमने मुझसे इतना कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं, तो मैं तुम्हें उसी दिन तुम्हारा आघात पहुंचा सकता था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए मैंने तुमको आघात नहीं पहुंचाया। दोस्तों, इतना कहने के बाद में वो साधु मीडिया कर्मी में धक्का देता है और उसे अपनी कुटिया से बाहर निकाल देता है। बाहर रोते हुए पहुंचती है और बाहर रोते हुए जब पहुंचती है वैशाली, तो जो बाहर साधु थे वो कहते हैं कि क्या हुआ। वैशाली कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हारे महाराज जी का जो इंटरव्यू था वो शानदार था, ऐसी इंटरव्यू मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी का भी नहीं लिया। दोस्तों, इसके बाद में जो मनीष था वो अपना ध्यान में, अपनी योग साधना में विलीन हो जाता है और फिर से भगवान के चरणों में अपना ध्यान रखता है। वैशाली को अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो अपने इस पछतावे के कारण इतनी मायूस हो जाती है कि वो अपने मन में उल्टे सीधे विचार आने लगती है। लेकिन दोस्तों, अब उसकी जो सोच थी वो बदल जाती है पूरी तरह से और वो मनीष के द्वारा कही बातों का बुरा नहीं मानती है। दोस्तों, ये थी कहानी वैशाली की और मनीष की। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगली ऐसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।